अच्छे और बुरे सही और गलत की तमीज जानवर को भी होती है। आप देखिएगा, कुत्ता जब कहीं किसी समारोह से रोटी या पूड़ी मुंह में दबाकर भाग रहा होता है, उसकी चाल देखिएगा, वो हमेशा सशंकित रहता है। उसको लगता है कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं कोई पत्थर तो नहीं मार देगा। अब उसे कोई नहीं बताता कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन उसके सिस्टम को, इंटरनल सिस्टम को पता होता है। सही गलत सबको पता होता है, लेकिन अगर गलत ही आपके जीवन जीने का जरिया बन गया हो, अगर वही आपके वजूद की वजह बन गया हो गलत, तो फिर आप गलत को सही करने से गुरेज करने लगते हैं। मैं किस संदर्भ में, बल्कि किस किस के संदर्भ में ये बातें कह रहा हूं, आगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बस खबरें देखते जाइए। अड़ी में बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। आप लगातार बड़ी तादाद में अड़ी को अपना स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का पुनः पुनः आभार। आइए आपको अड़ी आज की दिखाता हूं। सीरिया बनने की राह पर है बांग्लादेश। सड़कों पर खुली धमकियां दे रहे हैं जिहादी। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के वकील की चेतावनी, लोक गायकों की हत्या की धमकी, लोकगीत इस्लाम विरोधी, कट्टरपंथी ने कहा। अब आप देखिए, मौसीकी हराम, गायक गुनहगार, उनको मार दिया जाएगा। आगे मैं ये बताऊंगा कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो घटना बाहर घट रही है, पहले किसी मस्तिष्क में घटती है, उसके दिमाग में, उसके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से सही गलत का भान वो करता है। उसके उन लोगों ने जिन्होंने यहां पर ये कहर बरपाया, उनकी निगाह में गाना गाना, एंटरटेन करना इस तरीके से ये हराम है, और ये जो किया जा रहा है ये एक तरीके का कुफ्र है, और इनको इसलिए इस तरीके का कोई भी आयोजन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बल्कि सिर्फ इतना नहीं, इन लोगों को तो दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए, इनको जीने का अधिकार नहीं है, यह तक कहा गया। ये तस्वीरें आपने देख ली हैं, अब ये बातें सुनिए जरा। मैं जो कह रहा हूं यूं ही नहीं कह रहा हूं। सिंगर्स को पकड़ना चाहिए और मार डालना चाहिए, ये है उस बात का लब्बुल हुआ। अब जो यहां पर आपने देखा, मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी चलाई, हालांकि ये बांग्ला में कही जा रही बात थी। किस कट्टरपंथ और धर्मांधता के लिए पाकिस्तान जाना जाता है, उसको किस तरीके से तारी कर रहा है, वो बांग्लादेश के लोगों के सिर पर एक जुनून की तरह है, वो यहां इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। असल में एक वेस्टर्न आर्टिस्ट है, उन्होंने अपना यहां पर एक कार्यक्रम रखा था। ये यहां पर एक पॉप सिंगिंग का कार्यक्रम था, लेकिन यहां लोग पहुंचकर किस तरीके से पहले उन्होंने तोड़फोड़ की, और जो इरादा है वो कितना खतरनाक। बड़े मुश्किल से जान बचाकर वो साहब जिन्होंने यहां कॉन्सर्ट में आर्टिस्ट के तौर पर शिरकत की थी, भागे। ये बताता है कि वहां किस तरीके की मानसिकता दिनों दिन पनपती जा रही है। और अगर यहां पर असल में जो ये फल, आपको कट्टरता के फल बड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी जड़ें किधर हैं उधर भी ले चलूंगा, लेकिन पहले इसी से जुड़ा ये एस्पेक्ट देखिए। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने फिर से बरपाया कहर। फरीदपुर में रॉकस्टार जेम्स के कॉन्सर्ट पर हमला। तो ये जो आपने अभी अभी बाइट सुनी, एक बांग्लादेशी वहां पर कह रहा है कि ये तो गायकों को जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये हमारे इस्लाम के हिसाब से बहुत ही खराब चीज है और इनको मार डालना चाहिए, सिंगर्स को मार डालना चाहिए। सजा इन्होंने खुद ही उसके सही गलत का फैसला किया और सजा भी तजवीज कर दी, और इनके हाथों में उस वक्त कटार होती तो शायद ये घोंप भी देते, क्योंकि इनके हिसाब से गाना गाने वाले किसी व्यक्ति को इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। जिहादियों ने म्यूजिक कॉन्सर्ट जबरन बंद कराया, जिहादियों का कॉन्सर्ट के मंच पर उत्पात। रॉकस्टार जेम्स किसी तरह से जान बचाकर वहां से निकले। रॉकस्टार जेम्स के उस कार्यक्रम की क्या गत हुई है, जरा इस फुल फ्रेम में और ऑडियो को थोड़ा बढ़ाकर ये हमारे दर्शकों को दिखाइए और सुनाइए। ইতিমধ্যে দুই পক্ষের ভিতরে একটি ব্যাপক সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেছে। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইতিমধ্যে দুপক্ষের মধ্যে জেলা স্কুলের ছাত্ররা কিন্তু দীর্ঘ সময় তাদের कंट्रोले रेखेছিল করার জন্য, এখন তারা শেষ পর্যন্ত। ये आपने सुना, और पीछे वो जो व्यक्ति इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है वो साथ में कमेंट भी करता जा रहा है और ये बताता जा रहा है कि यहाँ पर देखिए ये कॉन्सर्ट के बीच में क्या कुछ हो रहा है। ये जो घटनाक्रम आपको दिखाई दे रहा है, ये घटनाक्रम से ज्यादा जहनियत है। ये जहनियत जिसे पनपाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान के भीतर, बांग्लादेश के भीतर,
और देखिए मेरे मुंह से भी बेसाख्ता पाकिस्तान निकल रहा है बांग्लादेश के लिए भी। बांग्लादेश धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है और एक तरीके से पाकिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा चाहता है और वो पाकिस्तान की चाहत के सामने इस समय सरेंडर दिखाई दे रहा है। स्कूल में रात के समय मशहूर रॉक सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट था। ये खबर समझ लीजिए। वो ज्यादातर लोग जिन्होंने अभी तक इसके बारे में शायद उनके पास मालूमात नहीं हो, ये सिंगर हैं जेम्स, उनका कॉन्सर्ट था। कॉन्सर्ट से पहले कट्टरपंथियों की भीड़ यहां पर पहुंची और उसने हमला बोल दिया। कार्यक्रम में जबरदस्ती घुसे कट्टरपंथी, भीड़ ने पत्थर और कुर्सियां फेंकी। फिर जेम्स को पकड़ना चाह रहे थे ये। जेम्स किसी तरह बचते बचाते वहां से निकले। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে দুপক্ষের মধ্যে জেলা স্কুলের ছাত্ররা কিন্তু और इस हमले में अगली खबर देखिए कि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर छात्र शामिल हैं। प्रशासन के निर्देश पर यह म्यूजिक कॉन्सर्ट रद्द किया गया। फिर इतना सब होने के बाद तो जाहिर है रद्द किया जाना था। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, अगर उसको किसी तरह का थ्रेट परसेप्शन था, अगर उसको किसी तरीके से लग रहा था कि यहां पर इतना बड़ा बवाल हो सकता है, या तो वहां की खुफिया एजेंसियां, उनको मालूम सब होता है, लेकिन वो ना तो वहां की आर्मी, ना पुलिस, ना खुफिया एजेंसियां इसके बीच में दीवार बनकर आना चाहती हैं, क्योंकि कट्टरपंथियों ने वहां के पूरे तंत्र को अपने हाथ में ले लिया है। और या फिर ये बताता है कि कितने इनएफिशिएंट हैं वो लोग, जिनको इतना बड़ा बवाल होगा समझ में नहीं आया, और बवाल हो जाने के बाद वो कह रहे हैं कि हमने ये कॉन्सर्ट सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। कॉन्सर्ट में हिंसा के बाद, अब देखिए जरा, कॉन्सर्ट में हिंसा के बाद फिर कई कार्यक्रम रद्द किए गए। कई भारतीय कलाकारों ने भी अपने कॉन्सर्ट्स रद्द किए। सरोद वादक शिराज अली खान ने अपना कार्यक्रम रद्द किया। राशिद खान के बेटे अरमान खान ने भी अपना कॉन्सर्ट रद्द किया। यहां कुछ भारतीय कलाकारों के भी कॉन्सर्ट्स होने थे। कॉन्सर्ट में जो स्थिति दिखाई दी, जेम्स जिस तरीके से जान बचाकर वहां किसी तरह से निकले, बाकी लोगों को यह समझ में आया यहां के हालात क्या हैं। और यही होता है असल में, जब आंच खुद पर आती है तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है। और ये आंच पता नहीं बांग्लादेश को अभी तक वैसी लगनी शुरू हुई है कि नहीं। अब लग रही है पाकिस्तान को, लेकिन वो इतना आगे निकल आया है कि यू टर्न नहीं ले सकता। अब ये कहने लगा हम तो खुद पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का सताया हुआ है। जिस धर्मांधता और कट्टरता को यहां बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत जल्द बांग्लादेश अगर खुद को पटरी पर नहीं लाता है तो आप यहां के हालात बद से बदतर होते देखेंगे। ये जो तालिबान वाली मानसिकता है, ये गाना गाने वाले को अपराधी समझते हैं, पापी समझते हैं, इस हद तक कि उसको मार देने का फरमान सुना देते हैं, उस मानसिकता की जड़ पर जाते हैं। जरा देखिए बांग्लादेश में कट्टरपंथ का कहर। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बगैर वक्त गंवाए बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में म्यूजिक कॉन्सर्ट में यह हमला हुआ। यहां ये जो हमला है, जैसा मैंने कहा कि ये तो बताता है कि ये घटनाक्रम क्या था। आप देख रहे हैं घटनाक्रम तस्वीरों में, आवाजों में आपको दिखाई और सुनाई दे रहा है, लेकिन जहनियत दिखाई नहीं देती। जहनियत मापनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। खैर उसके लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर आप इस चेहरे को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब वहां क्यों हो रहा है, कट्टरपंथ को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि जब कट्टरपंथ को बढ़ावा दे दिया जाता है तो कुछ सही नहीं, जिसके हाथ में लाठी होती है बस उसी की चलती है। यहां कट्टरपंथियों ने स्कूल के कार्यक्रम में हिंसा और तोड़फोड़ की, कॉन्सर्ट का आयोजन एक स्कूल में किया गया था और स्कूल में रात में मशहूर रॉक सिंगर हैं ये जेम्स, जिनका कॉन्सर्ट चल रहा था। ऐसी तोड़ फोड़ और तबाही मचाई वहां पर पहुंचे हुए लोगों ने, और फिर कहने लगे जेम्स किधर है वो जिसका कॉन्सर्ट है ये। जैसे ये पता चला जेम्स वहां से पतली गली पकड़कर निकले। कट्टरपंथियों ने स्कूल के कार्यक्रम में हिंसा तोड़फोड़ की। स्कूल में रात में सिंगर जेम्स का कॉन्सर्ट था। कॉन्सर्ट से पहले कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला कर दिया। कार्यक्रम में जबरदस्ती घुसे कट्टरपंथी, पत्थर और कुर्सियां फेंकी उन्होंने। हिंसा में 20 से ज्यादा लोग यहां घायल हुए हैं। 20 से ज्यादा लोग घायल, ज्यादातर छात्र इसमें शामिल हैं। प्रशासन ने बाद में यह कहा कि हम म्यूजिक कॉन्सर्ट को रद्द कर रहे हैं। ये जो घटनाक्रम आपने देखा, अब इसकी जहनियत की तरफ जाते हैं। बांग्लादेश क्या कट्टरता के हवाले हो चुका है? यह शुरुआत है या उन्वान तक मामला पहुंच चुका है? जनरल चतुर्वेदी, आज हम लोग बड़े खुश हैं कि आज आप स्टूडियो में आए हैं सर, बहुत स्वागत है आपका। कोमोडोर बहल भी मेरे साथ यहां चर्चा में जुड़ चुके हैं। बाकी मेहमानों से भी आपका परिचय कराऊंगा। मेरे साथ शोएब चौधरी भी जुड़ चुके हैं बांग्लादेश से, वहां ब्लिट्स के वो संपादक हैं। और इरशाद भी जुड़ रहे हैं मेरे साथ पाकिस्तान से, जो कि आप जानते हैं PMLN की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन जनरल चतुर्वेदी, पहले मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि ये क्या कट्टरता अब वहां पराकाष्ठा पे पहुंच रही है या अभी तो ये इफ्तिदा है? देखिए, ऐसा है कि बंगाल का जो मुसलमान है पहले से जो है वो बंगाली मुसलमान है, मुस्लिम बंगाली नहीं है। ये पहले हम लोगों को समझना चाहिए। तो इस चीज़ को अगर आप देखिए 5 अगस्त 24 में जो हुआ,
उसके बाद सबसे पहले चीज़ क्या की गई, जमात इस्लामी पे से जो बैन हटाया गया। एंड उससे भी अगर आप पीछे जाइए तो जो मुनीर साहब का जो स्टेटमेंट है 6 अप्रैल का 24 का, वहाँ से आप शुरू समझिए कि उन्होंने जो इस तरह से किया कि जो 2 नेशन थ्योरी की दोबारा उन्होंने जमाने की कोशिश की है कि वो बांग्लादेश से मिलाना चाहते हैं, इसलिए आईएसआई को वहाँ एक फ्री रन मिल रहा है। अगर आईएसआई और वो ये चाहते हैं कि एक और जिसको कहा जाए फ्रंट इंडिया के अगेंस्ट जो 2.5 है उसको 2.5 की वजह 3 बनाना चाहते हैं। तो ये एक उनकी तरफ से एफर्ट है और इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ सेन वॉइसेस अभी भी हैं बांग्लादेश में, जैसे कि अभी आपने अगर तारिक रहमान का स्टेटमेंट कल परसों देखा हो, वो एक सेंसिबल स्टेटमेंट आया। उसके पहले जो खबर निकल के आ रही है कि किस तरह यूनुस साहब के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा नेहरू जी का एक पुराना स्टेटमेंट है, ही हु राइड्स दिस टाइगर कैन नॉट डिसमाउंट। तो पहले उन्होंने चढ़ा दिया और आज की तारीख में उनको उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अब यूनुस साहब को भी पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। तो वो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि अराजकता बनी रहे और इलेक्शन कैंसिल हो सके। जनरल चतुर्वेदी ने बहुत बड़ी 2 बातें जो मेरे लिए बड़े पॉइंटर्स हैं। उन्होंने कहा कि आपको बांग्लादेश की पहचान समझनी पड़ेगी, वहां के लोग बंगाली मुसलमान हैं, मुसलमान बंगाली नहीं है। मतलब अपनी किस आइडेंटिटी को वो सामने रखते हैं, ज्यादा सामने रखते हैं, वो बंगाली के तौर पर वहां अपनी पहचान को सामने रखते हैं। और आज भी वहां सेन वॉइसेस हैं, लेकिन वो लोग जो कट्टरता के शेर में एक बार सवारी कर लेते हैं, फिर वो शेर से नीचे नहीं उतर सकते कि वरना उनको शेर खा जाएगा। अब यूनुस और उनके साथियों के साथ यही हालात हो गए हैं। कट्टरपंथ के रास्ते में इतना आगे निकल गए हैं कि यू टर्न अब दिखाई नहीं देता। लेकिन कमोडोर बहल, ये जो दिखाई दिया है, ये क्योंकि कट्टर ताकतें वहां पिछले 1.5-2 साल में बहुत हावी हो गई हैं, तो क्या आपको यह बढ़ता ही दिखाई दे रहा है? कोई फिर बाद में एक स्टेज आ रही है जहां बांग्लादेश के लोगों को रियलाइज होगा कि अब तो पानी सर के ऊपर है और फिर वो 17-18 करोड़ लोग सड़कों पर आएंगे, या अब वो वक्त आ गया? देखिए दिनेश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। 1.25 लाख से 1 लाऊं, चिड़िया नाल बाज तुड़ाऊं, फिर ही गुरु गोविंद के लाऊं। आज उनका बर्थडे। 21 युद्ध किए थे उन्होंने, 21 युद्ध इसी कट्टरवादी सोच के अगेंस्ट औरंगजेब की। लेकिन इस्लाम जब फोर्सिबली डाला जा रहा था, तो कहीं ना कहीं आज वही स्थिति आ रही है पाकिस्तान के अंदर भी, जहां आईएसआई के माध्यम के थ्रू जो कंट्रोल करती है, जमात को फंड करती है, उसको यूटिलाइज करते हुए इस कट्टरवादी सोच को बढ़ाया जा रहा है। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन जो है बांग्लादेश के अंदर इस समय जमात के कंट्रोल में, इंक्लूडिंग ढाका यूनिवर्सिटी का जो छात्र शिविर है, उन्होंने इलेक्शन जीता है जो कि जमात इस्लामी का है, और यूनिस कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन जो बात बीएनपी ने कही है, बीएनपी के लीडर तारिक रहमान ने कही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश फर्स्ट उन्होंने बोला है, दूसरा बोला है रिलीजन इंडिविजुअल का है और सिक्योरिटी फॉर ऑल, और तीसरी चीज जो उन्होंने मार्टिन लूथर किंग की कही है कि जो भी हो आई हैव अ प्लान। ना एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहां पे कि जो अगर बांग्लादेश का इलेक्शन होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कट्टरवादी की, अगर वो ना, एक बात मैं आपको बीच में रोककर कह रहा हूं कि वहां जहां मान लीजिए सारे लोग शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं, मैं वहां जाकर पॉप गाने लगूंगा। अब ये मान लीजिए तारिक रहमान ही, आई रियली प्रे कि ही हैज अ प्लान फॉर बांग्लादेश, लेकिन क्या जिस तरीके का वहां कुएं में भांग घुला हुआ मेरे को दिखाई दे रहा है, क्या उनका प्लान सक्सेसफुल होगा? ये बड़ा सवाल है, मैं आपके पास लेकर आऊंगा, इसका जवाब आगे आपसे लूंगा। लेकिन उसके पहले मैं जरा जाना चाहता हूं और इरशाद साहब से समझना चाहता हूं कि कॉन्सर्ट में यूं तोड़फोड़ और जेम्स की जान के प्यासे लोग, मैंने अभी अभी आपको बाइट सुनाई जिसमें ये कह रहे हैं कि ये तो कुफ्र है, ये गलत है, इस्लाम के हिसाब से सही नहीं, इनको मार देना चाहिए जो लोग गाने के लिए यहां पहुंचे थे। इरशाद साहब का इसमें टेक क्या है? इरशाद साहब। बहुत शुक्रिया दिनेश। मैं देखता हूं कि आप इंट्रो में बात बांग्लादेश की कर रहे थे और नाम पाकिस्तान का ले रहे थे। देखिए, ये होती है जहनी सोच, ये होती है कम सोचना। दूसरी बात ये है, कुछ रोज पहले मैंने देखा पे आम पूछा था, मैंने कहा आप जेम्स की जान के प्यासे लोग जो कहते हैं इस्लाम के हिसाब से यही सही है, उसको आप कैसा मानते हैं? आपको मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ। देखें, ये होती है जहनियत। मैं आपको बताना चाह रहा था, कुछ रोज पहले आपके एक प्ले ग्राउंड में मेसी जब आए तो इससे ज्यादा हंगामा किया आपके लोग, और मेसी को जान बचा के भागना पड़ा है ना। क्या उसमें भी पाकिस्तान, क्या उसमें भी मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तशरीफ ले गए थे हिंदुस्तान, या मेरे आर्मी चीफ वहां चले गए थे, उन्होंने हंगामा करवाया? देखिए,
मैं कहता हूँ सोच बदलिए, खुदा की कसम सोच बदलिए, इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आपने ये सुना है ना इरशाद साहब, आपको एक इरशाद साहब, बोलने दें, मैंने चौक और चीज को उसके कलर की वजह से कंपेयर नहीं कर दिया जाता। आपको ये बात मालूम है ना? देखिए आपको एक बात मालूम है ना, मेसी की घटना में जो लोग मेसी को करीब से देखना चाहते थे, जो लोग मेसी के साथ टाइम बिताना चाहते थे, जो कि टिकट देने वालों ने प्रॉमिस किया था कि आपको बाकायदा वक्त मिलेगा, जब मेसी वहां से पहले निकल गए तो उनके धीरज का बांध छलका। आप अखबार पढ़ते होंगे, खबरें देखते होंगे, तो उन्होंने वहां पर कुर्सियां तोड़फोड़ हंगामा शुरू किया। यहां वाली खबर वहां पर उनके हिसाब से, मैं फिर से प्ले करता हूं सर, एक सेकंड, एक भी बाइट आपको ऐसी मिले, वो जरा बाइट प्ले कीजिए जिसमें वो साहब बांग्ला में ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। इरशाद भाई थोड़ा सेनिटी के साथ सुनिए, और फिर जो पूछा जा रहा है ना उसका सेनिटी के साथ जवाब दीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी बात पे, जैसे ही आपने कहा था ना, इधर चतुर्वेदी सर के हंसने की आवाज आई थी, आप हंसी के पात्र ना बनते जाएं, ये मेरी चिंता है। इस्लाम के हिसाब से गलत है, गाने वालों को मार देना चाहिए, ऐसे कॉन्सर्ट नहीं होना चाहिए। मैं इस पे जवाब चाह रहा हूं आपका। देखिए मैं ये कहता हूं किसी की भी जाती राय को उसके पूरे सरबराहान पे, पूरे मुल्क पे, पूरे मुसलमानों पे मुसल्लत आपकी राय क्या है? कॉन्सर्ट्स को लेकर, गाने को लेकर आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जो कुछ कर रहा होता है उसकी अपनी मर्जी होती है, उसको करने दिया जाए। हमारा इस्लाम किसी पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार करने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर कोई आपको पत्थर भी मारे तो दूसरा गाल आगे कीजिए कि इस पे भी मारिए ताकि उसको होश आए। मैं यही तो कह रहा हूँ, सोच बदलिए। आप हर चीज पाकिस्तान पे इल्जाम, हर चीज का मेरे आर्मी चीफ पे इल्जाम, हर चीज का जो भी कुछ हो जाए। देखिए मैंने तो आपको अच्छा एक बात, जैसे हमारे यहाँ, एक सेकंड, आपने जो बात कही, बड़ी बात कही है इरशाद साहब, बीच में रोक रहा हूं आपको। हमारे यहाँ तो उदाहरण है महात्मा गांधी, जिनको एक गाल में थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल आगे कर देने के बारे में वो कहते थे अंग्रेजों की लाठी डंडे खाओ, इनको एक दिन सद्बुद्धि आएगी। हमारे यहाँ तो आप जो कह रहे हैं कि उनकी सोच वाले हमारे यहाँ पर व्यक्ति थे, आपके यहाँ पर एक आदमी गिनाइए जो ऐसा रहा हो। देखें मैंने आपको कहा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया हमें मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को। आप पाकिस्तान की बात मत कीजिए, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए, हमारे लिए मशअल राह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहना, अगर मोहम्मद साहब ने जो कहा था वो आप लोग निभाते इरशाद साहब, तो समस्या ही क्या थी? इसीलिए वो तो ये भी कहता है नकुम दीन नकुम वली दीन, वो ये कहता है तुमको तुम्हारा दीन मुबारक, हमको हमारा दीन मुबारक, उनकी तरफ से कहा जाता है। लेकिन आप लोग मानते हैं क्या? आपके हिसाब से तो दूसरे तरीके से ईश्वर को मानने वाला कुफ्र कर रहा होता है, उसको मार डालना चाहिए क्योंकि मूर्ति पूजक है। इसलिए मेरे को उस दूसरी बहस में मत ले जाइए। और आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वहां कितने मंदिर आपने तोड़ दिए पाकिस्तान में, हिंदुओं के साथ कन्वर्जन के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, मेरे को उस तरफ मत ले जाइए। और आप जब कहा करें ना मुंह में राम बगल में छुरी नहीं करना चाहिए साहब। आप इतना बड़ा नाम ले रहे हैं, मोहम्मद साहब का नाम ले रहे हैं, और आप करते क्या हैं? और आपने जो कहा था, आपने एक बड़ी बात कही थी कि मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की, और पाकिस्तान का नाम मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है? क्योंकि अब मेरा अंदर जो अंतर है ना वो भी समझने लगा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो आप करा रहे हैं। लेकिन अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा, जहांगीर साहब आपके आऊंगा, लेकिन उससे पहले शोएब चौधरी साहब आपके पास आना चाहता हूं। शोएब साहब, ये वन ऑफ इंसिडेंट है या वहां कट्टरता हावी होती जा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। पहले तो मैं एक पैनलिस्ट को हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग बंगाली मुसलमान हैं नहीं, हम सिर्फ बंगाली हैं। बंगाली कभी धर्म को बीच में नहीं लाते, हम सिर्फ बंगाली हैं। दिस इज आवर आइडेंटिटी, और इसी परिचय के कारण हम लोग अभी पाकिस्तान नहीं है। अभी जो ये जेम्स की शो के बाद ने कहा, देखिए अभी तो पाकिस्तान के पिछले साल की जिहादी तख्ता पलट के बाद ये ढाका सिटी में दुर्गा पूजा जब हुआ 2024 में, इससे पहले ढाका सिटी में जो खेल के मैदान होता है, प्लेग्राउंड, उसमें भी दुर्गा पूजा के मंडप होते थे, कलरफुल मंडप। मगर जब से ये जिहादी तख्ता पलट हुआ, कोई बोले आ गई सड़कों में और कहा कि इस खेल के मैदान में हम ईद की नमाज पढ़ते, यहाँ दुर्गा पूजा की मंडप नहीं हो सकते। और 2024 से ढाका सिटी में ये जो दुर्गा पूजा का मंडप है, हम जगह रहते इसके बीच में एक मंडप होते थे, कहीं भी ये मंडप नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लोग कह रहे हैं कि जेम्स की मत करो, गाना गाओगे तो सर उड़ा देंगे, ये सर उड़ाने की बात तो जिहादी करते हैं, जानवर करते हैं, जिहादी जानवर।
ये जो शक्ल से लोगों को दिखाई दे रहा है टेलीविजन में, बाई बिलीव मी, आप ये कहां से आते हैं दावे के साथ कह सकते ये हो कि कौन है जो बंगाली इस हैं। सोच को फैला रहा है? नहीं, एक सेकंड शोएब सर, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस सोच को कौन फैला रहा है? क्योंकि इरशाद भाई तो जिस जगह पर बैठे हुए हैं वहां तो ये कहा जाता है कि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो। तो ये कौन से लोग हैं जो इस कट्टरता को पनपा रहे हैं? ये तो पाकिस्तान को लेकर जो लोग सोचते हैं बड़ा गलत सोचते हैं। आज मेरी आंखें खुल गई इरशाद जी की बात से। मुझको इधर एक्सप्लेन करने दीजिए, मगर एक डेंजरस बात है दीजिएगा दिनेश भाई कि एक तरफ से ये जेम्स की शो रोक रहे हैं यही जिहादी, दूसरी तरफ पाकिस्तान से आया है सिंगर आतिफ असलम, उसके शो करने देता है। हमारे बांग्ला भाषा को, बांग्ला को छीन के ये उर्दू प्लान करना चाहते, जो जिन्ना ने कोशिश किया था और जिसके वजह से आज बांग्लादेश की जन्म हुआ। दूसरी एक भयंकर बात जो गाने वाले नहीं, अनरिलेटेड, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपके साथ हमारे बात हो रहा है उसी वक्त पाकिस्तान के मुल्ला आसिम मुनीर, वो नेशनल आर्म रिजर्व, मुहाजिर रेजिमेंट, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी, तीन संगठन कर रहा है जिहादियों की, आर्म ग्रुप 3 बांग्लादेश में। क्यों कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के जो कब्जा हुआ है पिछले साल से, वो अभी समझ गए हैं कि बीएनपी भी तख्ते पे आएगा। बीएनपी के ऊपर मेरे मिनिमम कॉन्फिडेंस भी है नहीं, फिर भी जमात नहीं आएगा तो पाकिस्तान को इतने लफड़ा करने की शायद कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बंगाली के ऊपर, बंगाली अस्तित्व के ऊपर, हमारे बांग्ला भाषा के ऊपर आक्रमण है और ये पाकिस्तान के आक्रमण है। ये जो शकल दाढ़ी वाला जो शक्ल आप दिखा रहे वीडियो में, मैं कहना चाहता हूँ कि ये या तो जमात इस्लामी का है, नहीं तो कोई कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप का है। ये बीएनपी का भी नहीं है और बंगाली तो है ही नहीं। तो ये बंगाली नहीं है, इस तरह की सोच वाला आदमी बंगाली नहीं हो सकता। हालांकि वो बांग्ला भाषा में ही अपनी बात कह रहा है, लेकिन शोएब साहब का कहना है कि बांग्ला एक विचारधारा है, एक फिलॉसफी है, एक सोचने का तरीका है और कम से कम भाषा केवल यहां पर यह तय नहीं कर रही है। और यहां यह भी कहा गया कि आतिफ असलम अगर यहां आकर गाता है तो कोई हल्ला हंगामा नहीं, जेम्स आकर कॉन्सर्ट कर रहे हैं तो हल्ला हंगामा। ये क्यों है? बांग्लादेश में कट्टरपंथ का ये साइड इफेक्ट कहां पर कैसे दिखाई दे रहा है, जरा देखिए। अब जरा ये भी बहुत क्विकली देखिए और उसके बाद एक बार फिर मेहमानों की तरफ आपको ले चलता हूं। बांग्लादेश के फरीदपुर में कॉन्सर्ट में ये जो हिंसा हुई, इसके बाद कई कार्यक्रम रद्द हुए। ये केवल अकेला एक कार्यक्रम नहीं था, इससे बहुत सारे लोगों को ये एक तरीके से सीख मिल गई कि यहां पर कार्यक्रम करने हैं कि नहीं करने हैं। अब किस तरह के लोग यहां पर हो गए हैं। बांग्लादेश के फरीदपुर में कॉन्सर्ट में हिंसा के बाद कई कार्यक्रम रद्द। हिंसा के बाद कई भारतीय कलाकारों ने कॉन्सर्ट रद्द किए। सिर्फ उसका मसला नहीं है, बाकियों को भी ये लगा कि ये तो बड़ा असुरक्षित है। पहचान छिपाकर ढाका से निकले भारतीय सरोद वादक शिराज अली खान। अब शिराज जो हैं वो तो इस्लाम के ही मानने वाले हैं, वो भी तो कलमा पढ़ते होंगे, वो भी ईश्वर को उसी तरीके से मानते होंगे जैसा उस धर्म में बताया गया है। फिर ये क्यों इनको क्यों लग रहा है कि यहां पर अब मेरे लिए रहना खतरनाक है, पहचान छिपा कर निकलना चाहिए? इसलिए क्योंकि कट्टरता फिर धर्म नहीं देखती। कट्टरता धर्म के माध्यम से प्रोपेल करके जो लोग उसको आगे ले जाते हैं, फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है कट्टरता से खुद बच जाएं। आप जरा देखिए, हमले की खबर मिलते ही शिराज अली खान ने अपना कार्यक्रम रद्द किया, पहचान छिपाई, नाम बदला किसी तरीके से। उस्ताद राशिद खान के बेटे अरमान खान ने भी बांग्लादेश में सभी कॉन्सर्ट्स रद्द किए। ये सारे कलाकार, अब इनको महसूस होने लगा है कि अब ये वो जगह नहीं रही जहां कला के पारखी और उसको सराहने वाले लोग होते थे। कई भारतीय और स्थानीय कलाकारों ने सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम रद्द कर दिए। तो क्या बांग्लादेश की अब ये पहचान होगी? अब देखिए, इधर हाल के दिनों में कई कलाकारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर हमले हो चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा एक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, उस पर भी भीड़ ने हमला कर दिया था। बहुत जल्दी दिखाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कुछ दिन पहले ढाका के छायानाट संस्थान पर भीड़ ने हमला किया था और हमलावरों ने 6 मंजिला इमारत में घुसकर तोड़फोड़ की, आगजनी और लूटपाट की। इसके अलावा आपको मालूम होगा ढाका में उदीची शिल्पी गोष्ठी के कार्यालय को भी आग के हवाले कर दिया गया था। तो कलाकार, ये जो एक बड़ा मानवीय पहलू है जो जानवरों से इंसान को अलग करता है, क्या अब उसको ढाका में, बांग्लादेश में ऐसे लोगों को जो कला या कलाकार हैं, कला से जुड़े हुए हैं, क्या अब उनको असुरक्षित महसूस होगा या ये वक्ती तौर पर हो रहा है, जल्द बांग्लादेश पटरी पर होगा? कमोडोर बहल आपसे है सवाल। बिल्कुल, बंगाली आप वहां तैनात रह चुके हैं, आप अधिकारी तो रहे हैं वायुसेना के, लेकिन आपने एक डिप्लोमेट की हैसियत से भी बांग्लादेश में काम किया है, आप वहां की तासीर जानते हैं, इसलिए सवाल आपसे।
बिल्कुल, एक बार सवाल को रिपीट। मेरा सवाल यह है कि ये जो दिखाई दे रहा है ये वक्ती दुश्वारी है या बांग्लादेश चल पड़ा उस राह में? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये इस बात से बिल्कुल मानूंगा नहीं। 3 साल मैं वहां रहा हूं, जितना भी मेरा इंटरैक्शन रहा है बंगाली मुस्लिम्स के साथ, सब बंगाली को ज्यादा फोकस करते हैं। वहां पे कल्चर पे बहुत ध्यान दिया जाता है, इंटेलेक्चुअल्स हैं वो लोग और डिस्कशंस करते हैं। और साथ ही में उसी टाइम पे उषा उत्तप भी वहीं आई, जाकिर हुसैन तबला मास्ट्रो भी वहीं आए, राधा वो भी आए, कई सारे कल्चरल आर्टिस्ट आए थे, भीड़ उमड़ती थी उनके प्रोग्राम देखने के लिए। बंगालीज को बिल्कुल पसंद नहीं है ये कट्टरवाद, और इसी वजह से कभी भी जमात ने कई ऐसी मेजर सीट्स नहीं ली। हाईएस्ट सीट्स ली थी 20 उन्होंने 1991 में, और उसके बाद तो गिरते हुए वो 2 या 3 सीट्स पे आ गए थे। मुझे जो लग रहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर बीएनपी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि अवामी लीग इस समय बैंड है, अवामी लीग के इंडिपेंडेंट भी लड़ेगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले जो कॉमन आदमी है वो भारत से सर, ये तो तब होगा, ये तो तब होगा जब चुनाव होंगे। बीएनपी की पॉपुलैरिटी बढ़े तो बढ़े, लेकिन चुनाव होंगे तो ही तो बीएनपी कुछ कर पाएगा। जनरल चतुर्वेदी, चुनाव होने जरूरी है। ये आपको इसमें स्टेटमेंट देखना चाहिए जो हादी के भाई ने दिया या वो नीलोफर ने दिया, तो उन सब के स्टेटमेंट एक कॉर्पोरेट ये कर रहे हैं कि एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट हो रहा है कि इलेक्शन ना हो, नंबर 1। नंबर 2, बंगाल की जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पहचान उनकी आर्ट, कल्चर और उनका लैंग्वेज था। अगर उस पर अटैक किया जाएगा तो वो एक दूसरा देश बनाया जा सकता है, दूसरे सोच का देश बनाया जा सकता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर पर जो अटैक इस वक्त हो रहा है, ये एक बहुत सोची समझी चाल के तहत हो रहा है। तो इसको जो है वहाँ के लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और इस सोच को जो है चैलेंज करना होगा, नहीं तो ये एक देश की पहचान खत्म हो जाएगी। आप ये बंगाल और बांग्लादेश, असल में बंगाल ये एक सोच है, और जनरल चतुर्वेदी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि तमाम जगहों पर आक्रांताओं का एक ही नियम रहा है इतिहास से लेकर आज तक, कि पहले किसी जगह जाओ तो वहां की संस्कृति को खत्म करो, वहां के संस्कारों को, सोच को खत्म करो, तभी उस जगह पर राज कर सकते हो। तो कट्टरता यहां राज करने के लिए सबसे पहले यहां की सोच को, यहां की संस्कृति परायणता को खत्म करना चाहती है। अगली खबर देखिए, ढाका में जिहादी संगठन इंकलाब मंच का प्रदर्शन, शाहबाग चौक पर सैकड़ों जिहादी पहुंचे, जिहादियों ने शाहबाग चौक को जाम किया, उस्मान हादी के लिए इंसाफ की मांग की। उस्मान हादी के लिए इंकलाब मंच के ही वो निर्माता और उसके नेता थे। अब ये जो इंकलाब मंच है वो कह रहा है कि जल्दी से जल्दी उस्मान हादी को उनका इंसाफ मिलना चाहिए। ये देखिए इतने सारे लोग वहां पर उमड़े। तो ऐसा भी नहीं है, यूनुस यही बात जनरल चतुर्वेदी कह रहे थे कि यूनुस जिस शेर की सवारी कर रहे हैं, अब उस शेर से वो उतर भी नहीं सकते और शेर की सवारी उनको भा भी नहीं रही होगी। अब जरा आगे देखिए, हादी समर्थकों का शाहबाग में रात भर धरना रहा, हादी को न्याय न मिलने तक धरना जारी रहेगा। इंकलाब मंच के नेताओं की यूनुस को धमकी, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन की धमकी, यहां मोहम्मद यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन की धमकी। तो जिन लोगों को पनपाया गया, आप देखिए इंकलाब मंच, इस तरह के जो छात्र आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं, अब उनको भी मारने और सप्रेस करने का काम चल रहा है, क्योंकि यूनुस को यह लग रहा है कि जिसको हमने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, वो टूल क्या हमसे बड़ा होता जा रहा है। जाहिर है उनको यह डर लग रहा है और इसीलिए उनको कर्टेल करने के लिए, उस टूल को टूल बनाए रखने के लिए ये पंख कतरे जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। अब जरा आगे आ जाइए, बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाली की मांग तेज हो गई है। बांग्लादेश के तंगेल में हसीना समर्थकों का मार्च निकला, अवामी लीग समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला, पूर्व पीएम शेख हसीना के समर्थन में नारेबाजी, तंगेल जिला छात्र लीग कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन। अवामी लीग को बैन क्यों किया गया? वहां के बहुत सारे लोगों के सोच की प्रतिनिधि थी अवामी लीग के बगैर चुनावों का मतलब क्या, ये तंगेल में प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का कहना है। यहां देखिए, अब अगली खबर देखिए, दीपू चंद्र दास हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन, राजधानी ढाका में हिंदू समुदाय का प्रदर्शन, विरोध में हिंदू समुदाय ने ह्यूमन चेन बनाई, तत्काल सुनवाई के बाद फांसी देने की मांग, तत्काल सुना जाए और उसके बाद वो लोग जो लिंचिंग के गुनहगार हैं उनको फांसी दी जाए, ह्यूमन चेन बनाकर। एकजुटता होती जा रही है वहां पर अल्पसंख्यकों में। ओइक्या संगठन जो वहां पर बनाया है हिंदुओं ने, वहां के बौद्धों ने, वहां के क्रिश्चियंस ने, अब वो एक हो रहे हैं। ह्यूमन चेन बनाकर उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द अत्याचारियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब इधर आ जाइए जरा, ये जहनियत आपने देख ली, दीपू चंद्र दास से लेकर कॉन्सर्ट में तोड़फोड़ से लेकर ढाकेश्वरी मंदिर, सोचिए जिसकी वजह से ढाका की पहचान है, उसको सुरक्षा में रखना पड़ रहा है। तो ये बांग्लादेश का हाल है, ये है वहां अभी जहनियत। अब जहनियत की जड़ पर ले चलता हूं आपको, इधर आइए जरा। लाहौर की सड़कों पर पठान विद्रोह, इमरान की रिहाई का अल्टीमेटम, पाकिस्तानी सेना को खोली चुनौती, लाहौर को छावनी में तब्दील किया गया, बड़े स्तर पर समर्थकों का जमावड़ा।
लोकतंत्र की बहाली के लिए आवामी लीग को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। जिस तरीके से लोकतंत्र के लिए गुहार बांग्लादेश में लग रही है, वो ऐसा बल्कि उससे ज्यादा बड़ा आंदोलन यहां पीटीआई के समर्थकों का है। वो कह रहे हैं जमहूरियत को जमहूरियत रहने दो, इसको ड्रामा मत बनाओ, इमरान खान को नकली केसेस में जेल में मत सड़ाओ, और ऐसा कहने वाले लोगों की ये भीड़ है यहां। अब जरा अगली खबर भी देख लीजिए। शहबाज सरकार के खिलाफ आक्रामक पीटीआई, लाहौर की सड़कों पर समर्थकों की रैली, आईएसएफ और यूथ विंग कार्यकर्ताओं की रैली, इमरान समर्थकों ने लगाए जिंदाबाद के नारे। इमरान खान के समर्थक अब लगातार परेशान होकर उग्र होते जा रहे हैं और ये सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। अगली खबर भी आपके सामने, पीटीआई के हल्ला बोल से डरे मुनीर, लाहौर में कर्फ्यू लगाया गया, समर्थकों को रोकने की कोशिश, समर्थकों का ऐलान, हम रुकेंगे नहीं, इमरान की रिहाई की मांग और तेज होती जा रही है। इमरान की रिहाई के लिए लोग और ज्यादा बेसब्र और बेचैन होते जा रहे हैं और यह हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता हुआ आंदोलन दिखाई दे रहा है। अगली खबर भी आपके सामने, समर्थकों के प्रदर्शन के आगे बेबस शहबाज सरकार, समर्थकों को नहीं रोक पाए तो लिबर्टी चौक बंद किया। लिबर्टी चौक पर इमरान समर्थकों का जमावड़ा, ये बड़ा जमावड़ा, देखिए जरा तस्वीर बड़ा करके दिखाइए। कल की पूरी रात क्या हंगामा हुआ देखिए। न सिर्फ इमरान की बहनें फिक्रमंद हैं, लगातार जेल के बाहर जाकर मिलने की गुहार दुहाइयां दे रही होती हैं वो, और देखिए उनके पीटीआई के समर्थकों का हाल क्या है। और आगे आपको ये तो दिखाऊंगा ही कि पीटीआई के एकमात्र चुने हुए जो सीएम हैं खैबर पख्तूनवा के, उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनवा के सीएम सोहेल अफरीदी का बयान, इमरान खान साहब का निर्देश है। सोहेल ने कहा बड़े प्रदर्शन के लिए इमरान खान साहब ने कहा है, लाहौर की सड़कों पर प्रदर्शन के लिए कहा गया है, स्ट्रीट मूवमेंट को लेकर नेताओं के संग बड़ी मूवमेंट की। इमरान खान का मैसेज लोगों को दिया कि आप लोगों को प्रदर्शन बड़ा करना पड़ेगा, उससे पहले हमारे नेता की रिहाई संभव नहीं है। लेकिन जो आदमी ये सब कर रहा है उसके साथ बर्ताव क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाता हूं। पंजाब विधानसभा के बाहर सोहेल अफरीदी ने क्या कहा, यह जुल्म का दौर बहुत लंबा नहीं चलेगा, इस ख्याल का इजहार जो सीएम कर रहे थे उनके साथ क्या हुआ है वो आगे दिखाऊंगा। लेकिन खैबर पख्तूनवा से हजारों पठान लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं। लाहौर के बाहर पठानों के काफिले को रोका गया, लाहौर में लिबर्टी चौक को बंद करवाया गया और ऐसा लगने लगा है कि यहां पंजाब वर्सेस खैबर पख्तूनवा हो गया है, पंजाबी वर्सेस पठान हो गया है। ये चल रहा है पाकिस्तान में और तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ये देखिए जरा कितनी बड़ी तादाद में पठान खैबर पख्तूनवा से लाहौर के लिए निकले हैं। इमरान तेरे जानिसार, साडा पड़ला भारी है, लाओ तराजू तोल के देखो, ये नारे लग रहे हैं। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर खान, ये यहां से जो हमें दिखाई दे रहा है, ये तस्वीरें जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि पीटीआई का ये आंदोलन हर गुजरते दिन के साथ बड़ा हो रहा है। आपका टेक, आपका ऑब्जर्वेशन। सर थैंक यू सो मच। पहले तो मैं क्लियर करूंगा कि जहांगीर खान नहीं, जहांगीर कलोड़ो, जहांगीर कलोहोरो, माफ कीजिए, जहांगीर कलोहोरो, माफ कीजिए जी सर। और आप समेत सारे जो मेहमान बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से सलाम। आपकी टीम को माशाल्लाह अच्छी रिसर्च कर रही है, बहुत अच्छी। और आपके इस टीवी प्रोग्राम के थ्रू में जो है हादी शरीफ के जो है कत्ल को और जो चंदू दीपू दास के कत्ल को जो है ना मैं मजम्मत करता हूँ। उनकी जो बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई, उनका जो है ना मैं विरोध करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि इनकी जो है ना आत्माओं को शांति मिले। और दूसरी बात ये कि आपने बड़ी अच्छी जो है ना ये जो बांग्लादेश में हुई है डेवलपमेंट, उसकी बड़ी अच्छी जो है आपकी टीम ने रिसर्च कर रखी। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि देखें, इंसानियत सबसे अहम होती है, मजहब दूसरी चीज़ है, पॉलिटिक्स दूसरी जगह पे है, लेकिन सबसे अहम इंसानियत है। और मेरे ख्याल से गांधी हो, जिन्ना हो या मुजीब रहमान साहब हो, उन्होंने इन तीनों मुल्क के जो है फाउंडेशन इसी वजह से रखी कि हमारे मुल्क के शहरी आज़ाद हों, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो। तो जैसे ये कल बांग्लादेश में हुआ है, ये भी नहीं होना चाहिए था। और जो नलीपुरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है आसाम में, क्रिसमस में कि जो है क्रिश्चियन लोगों को डराया गया है, वो भी नहीं होना चाहिए था। मैं आपके तवज्जो, क्योंकि आपकी टीवी के चैनल के थ्रू में इसको ऑब्जर्व कर रहा था, शायद आप उस चीज को जहांगीर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही है और प्रैक्टिक। लेकिन मैं इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी देखता हूं। आपने 3 लोगों के नाम लिए यहां, महात्मा गांधी का नाम भी लिया, आपने जिन्ना का नाम भी लिया और आपने शेख मुजीब का नाम भी लिया। लेकिन कोई भी चीज देखिए, आइसोलेशन में तो कोई एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव देखें, आप देखिए कि अल्पसंख्यकों की, किसी एक मुल्क में रहने वाली माइनॉरिटी की कंपैरेटिवली बेहतर स्थिति कहां है। अगर भारत को सेकुलर कहा गया तो उसको निभाया गया, रखा गया।
आपको याद होगा जिन्ना भी ये बात कहते थे कि हम ठीक है अब पाकिस्तान बन गया लेकिन अब यहां हर तरह के धर्म के मानने वालों को एक तरह की समान छूट होगी, क्या वो आपने वहां होते हुए देखा? दिल पे हाथ रख के कहिएगा सर। देखें दिनेश, मैं फिर से आपको अर्ज ये करूंगा, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, देखें मेरे पास मैं एज ए जहांगीर कलोड़ो एडवोकेट यहाँ पे 35 कराची समेत हैदराबाद के 35 मंदिरों का लीगल एडवाइजर हूँ। मैं जहांगीर कलोड़ो एज ए लीगल एडवाइजर कंसल्टेंट हूँ। सर आपको सलाम, आपके एफर्ट्स को सलाम। मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूं, मैं स्टेट का ओरिएंटेशन क्या है इसकी बात कर रहा हूं, लेकिन वो बहुत आगे की बात हो जाएगी। सर देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम आज कनेक्टेड वर्ल्ड में जीते हैं, यहां क्या हो रहा है वहां पता है, वहां क्या हो रहा है यहां भी पता है, इसलिए लेट्स नॉट गो इनटू दैट वरना टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, मुनीर के घर में घमासान। मैंने आपको मुनीर के संदर्भ में एक सवाल किया था, मैं एक्चुअली ये रखना चाहता हूं कि क्यों बांग्लादेश में जो हो रहा है वो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का अक्स बांग्लादेश में क्यों दिखाई दे रहा है। तो मैंने बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई आपके सामने रखा, लेकिन अब चेहरे की तरफ आपको ले जा रहा हूं, पाकिस्तान ले जा रहा हूं, ताकि आपको यह पता चले कि ये रिफ्लेक्शन किसका है, कौन है जो अपनी सोच का मुलम्मा चढ़ा देना चाहता है एक मुल्क में, उसको बर्बादी के एक बड़ी खाई की तरफ धकेल रहा है। जरा देखिए मुनीर के घर में घमासान। अगली खबर इसी का पर्सपेक्टिव। लाहौर में सड़कों पर मुनीर के खिलाफ भड़का गुस्सा। लाहौर के पास पठानों का यह काफिला जो था इसको रोका गया। ये लिबर्टी चौक को एक किले में तब्दील कर दिया गया मुनीर की तरफ से। पीटीआई ने शक्ति प्रदर्शन किया, लाहौर विरोध का केंद्र बना। इमरान खान के समर्थकों ने इमरान की रिहाई की मांग की। यहां अब आगे क्या हो सकता है जरा ये भी देखिए, ये दूसरे सूबों तक भी विरोध फैल सकता है। कराची पेशावर तक असर हो सकता है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं, निगरानी और धरपकड़ संभव है। पाकिस्तान में सत्ता संघर्ष तेज हो सकता है, स्थिरता और गहरा सकती है। मुनीर के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ेगा, फौजी दखल की आशंका ज्यादा है। ये आने वाले दिनों में वहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा ये देखिए, लंदन में भी इमरान के लिए प्रदर्शन। अगली खबर, ब्रैडफोर्ड में पाक दूतावास के सामने प्रोटेस्ट, मुनीर के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी। लंदन के प्रदर्शन से टेंशन में पाकिस्तान और हाई कमिश्नर को वहां बुला लिया गया और कहा गया कि देखिए क्या हो रहा है। अपने चेहरे को साफ करने के बजाय आईने को दोष देना इसको कहते हैं। लंदन में पीटीआई के प्रदर्शन पर पाकिस्तान का एक्शन। पाकिस्तान ने ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब किया। ब्रिटेन में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का आरोप। सेना प्रमुख को सीधे तौर पर धमकी दी गई, पाकिस्तान ने कहा। और यह भी कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में मुनीर के मर्डर की साजिश रची गई थी। पाकिस्तान सरकार अब यह दावा कर रही है मुनीर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पाकिस्तान सरकार ने कथित सबूत दिए, ब्रैडफोर्ड प्रोटेस्ट से साजिश का कनेक्शन है, यह बात भी कही जा रही है। अब ये जो सब कुछ चल रहा है, अगर आपके गलत को कोई गलत कहे तो वो गलत कैसे हो सकता है? या अगर आप इतने सहिष्णु हैं कि आप अपने आलोचक को भी ये कहते हैं लो मेरा गाल, ये दूसरा गाल भी सामने रहा, तो क्या आपका ये तरीका हो सकता है? ये आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा सर, क्योंकि वक्त नहीं है। पाकिस्तान को अब और एक्सपोज होने के लिए कुछ रह गया क्या जनरल? कुछ नहीं। ये जो एक मुझे तो इस पे हंसी आ रही है कि मुनीर साहब के लिए कहा जा रहा है कि उनको बम से उड़ाने की धमकी दी। वो कैसा चीफ है भाई जिसके कि फौज के रहते हुए उसको लोग धमकी दे रहे हैं कि हम तो बम से उड़ा देंगे। कौन उनको बम से उड़ा देगा? इतनी बड़ी फौज का धमकियां सोचिए, वो इतना संजीदगी से ले रहे हैं कि वो बुलेट प्रूफ पहन के सोते हैं। तो फिर आप सोच, और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही पता चला शुरू हो गया तो बंकर में चले गए थे। बिल्कुल 2:30 बजे रात को उन्होंने क्या बोला था शहबाज शरीफ साहब को, वो भी हम सबने सुना है, शहबाज शरीफ की स्पीच में सुना है। तो वहाँ पे जो है कुछ नहीं हो सकता, और वो इसीलिए बांग्लादेश में उनके अपनी वो कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरा फ्रंट इंडिया के खिलाफ वो जारी कर सके। और पाकिस्तान में कई जगहों पर आतंकी शिविर का फिर से निर्माण। अगली खबर भी देख लीजिए, कैसे कोई अपना स्वभाव छोड़ दे। पीओके और पंजाब में आतंकी शिविरों का निर्माण। खैबर पख्तूनवा के लोअर दीर में भी लश्कर के कैंप। धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में कट्टरता का ये जहर। और घर क्यों, अब तो देखिए वो पूर्व तक जो ये मलाल हमेशा रहता है कि हमसे अलग होकर कैसे तरक्की की राह में दौड़ गया, वहां फिर से ये जहर लादने की कोशिश हो रही है। और पीओके में ट्रेनिंग कैंप शुरू करेगा जैश ए मोहम्मद। 1 जनवरी से मीरपुर में 7 दिन का ट्रेनिंग कैंप। महिलाओं बच्चों को भी आतंकी ट्रेनिंग। महिलाओं की एक पूरी अलग से विंग शुरू कर दी गई है, और अब बच्चों के लिए भी एक विंग शुरू करने वाले हैं। बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब वक्त इतना नहीं, वरना मैं जरूर जाता और इरशाद साहब से इसकी बात करता कि किस जगह पर जाकर आप ये रियलाइज करेंगे कि जिस तरफ आप दुनिया को, समाज को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें खुद आप भी नहीं बचेंगे।